नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोसेट लर्निंग हब पर। इस सेशन में मैं आपको 10th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसमें मेन पॉइंट है कि हमारे वन क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस। सेकंड रहेगा वन एवं उनका संरक्षण। थर्ड पॉइंट वनों के प्रत्यक्ष लाभ। फिर उसके बाद वनों के अप्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। फिर हम वनों के प्रकार और उसका वितरण देखेंगे। फिर वन्य जीवों के अधिवास पर जो मानवीय क्रियाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनके कारण देखेंगे। और उसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय, समुदाय और वन्य संरक्षण। और लास्ट में हम वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास जो किए जा रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक गुजारिश सभी व्यूअर से रहेंगी कि वीडियो को लाइक और ज़रूर कर दें और उस पर ये कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आने वाली जो वीडियो है और जोश के साथ मैं बना पाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जो रहेगी हमारी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर वन और वन्यजीव संसाधन। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट पॉइंट हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन क्या है। वन की अगर डेफिनेशन देखें तो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पति भूभाग पर उगती हैं उसे हम वन कहते हैं। ये नवीकरणीय संसाधन हैं और आर्थिक विकास में विशेष भूमिका निभाते हैं, हमारी जलवायु को नियंत्रित रखते हैं और भूमि अपरदन को नियंत्रित करते हैं, नदी प्रवाह को भी नियमित करते हैं। विविध उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो वन प्रदान करते हैं। वन एवं उनका संरक्षण। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति वन प्रधान हमारी रही है। आज भी हमें वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ पाने के लिए वनों का संरक्षण अति आवश्यक है। तो वनों के जो प्रत्यक्ष लाभ हैं, सबसे पहले हम वनों के प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे कि वनों से हमें कौन कौन से प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। नंबर 1, वनों से बहुमूल्य इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है। नंबर 2, ईंधन की आपूर्ति हमें वन से होती है। नंबर 3, कागज़ बनाने के लिए लुगदी, दियासलाई, फर्नीचर, बॉक्स पेटी तैयार करने के लिए जो लकड़ियां हैं वो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। नंबर 4, वनों से हमें रबड़, रेशम उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। नंबर 5, वनों से लाह, गोंद, कत्था, तारपिन का तेल, चमड़ा रंगने का सामान, बीड़ी के पत्ते, मधु, औषधि के लिए जड़ी बूटियाँ इत्यादि मिलती हैं। नंबर 6, आपको वन से पशुचारण के लिए चारा भी प्रदान हमें करते हैं वन। नंबर 7, वनों से बहुत से लोगों का रोजगार चलता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो ये वनों के कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ हैं। अब वनों के अप्रत्यक्ष लाभ देखेंगे हम इसके बाद। तो वनों के जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं उसमें जो सबसे पहला है वो है आपका, ये जलवायु को सम करते हैं और वर्षा को आकर्षित करते हैं, यानी वर्षा लाने में वन सहायक होते हैं। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। नंबर 3, ये बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। नंबर 4, पत्तियां सड़कर भूमि को उर्वर बनाती हैं, यानी भूमि उपजाऊ बनाने में भी वन का अहम योगदान है। वन जो है मरुस्थल प्रसार को भी रोकते हैं और पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। ये वन के कुछ अप्रत्यक्ष
लाभ हमारे लिए हैं। वनों के प्रकार एवं वितरण। तो वनों के प्रकार की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो वन हैं वो रशिया में पाए जाते हैं। रशिया में वनों का जो क्षेत्रफल है वो 810 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं रशिया में। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। 480 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ब्राज़ील में वन पाए जाते हैं। और इसी दृष्टि क्रम में अगर हम देखें तो भारत का 10वां स्थान है। वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 10वें स्थान पर आता है। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 67.80 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वन पाए जाते हैं, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो 20.65% ऐसा क्षेत्र है भारत में जिस पर वन पाए जाते हैं। तो 20% भूमि पर भारत में वन पाए जाते हैं। और प्रशासनिक उद्देश्यों के आधार पर वनों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। आरक्षित वन वे वन होते हैं जहाँ पर इमारती लकड़ी और वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए तथा जो बाढ़ नियंत्रण करने वाले वन हैं उनको उगाया जाता है और इस यहाँ से किसी भी प्रकार की लकड़ियाँ काटने पर प्रतिबंध होता है। भारत में 54 कुल वनों का जो में से 54% वन आरक्षित वन है भारत में। ये आप ध्यान रखें, 54% पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है रक्षित वन। ये कुल वनों का 29% है भारत में। और रक्षित वन वे वन कहलाते हैं जहाँ पशु को चराने और खेती करने के लिए अनुमति कुछ प्रतिबंधों के साथ दी जाती हैं। और तीसरा जो वन का प्रकार है वो है अवर्गीकृत वन। कुल वनों का 17% अवर्गीकृत वन है भारत में। और यहाँ पर लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ सामान्य शुल्क जो हैं वो आम जनता से लिए जाते हैं रक्षित वनों में, जो पशु चारण और वन काटने की जो अनुमति है। आगे देखें तो वर्षा के आधार पर जो वनों के प्रकार हैं ये ओल्ड सिलेबस में आपके था, न्यू सिलेबस में ये टॉपिक कट हैं, तो फटाफट ये भी देख लेते हैं। आपकी जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वर्षा के आधार पर जो वन आते हैं उष्णकटिबंधीय चिर हरित वन यानी सदाबहार वन इनको बोला जाता है। ये इनके लिए जो है वो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक जिन वनों के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है उन्हें उष्णकटिबंधीय चिर हरित या सदाबहार वन कहा जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट में भारत में ये वन पाए जाते हैं और ये कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। ये वन हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका नाम ये सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है आर्द्र पतझड़ या पर्णपाती वन। इनके लिए जो वर्षा की मात्रा है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इनके लिए आवश्यक है। और ये वन मानसून वन भी कहलाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपने पत्ते जो हैं गिरा देते हैं। नेक्स्ट आपका इसका जो तीसरा प्रकार हैं वो शुष्क पतझड़ और पर्णपाती वन। इसमें वर्षा की आवश्यकता 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा चाहिए और इनकी लंबाई जो है 10 मीटर तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका मरुस्थलीय वन यानी कंटीली झाड़ियाँ जिनके लिए वर्षा की आवश्यकता 50 सेंटीमीटर से कम होती हैं वो आपके मरुस्थलीय वन कहलाते हैं। वन और वन्य जीवों के अधिवास पर जो प्रतिकूल प्रभाव मानवीय क्रियाओं के कारण पड़े हैं उन 3 क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। प्राकृतिक आवास में मानव दखल अंदाजी दे रहा है। जितने भी जंगल है, मैदानी क्षेत्र हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं जहाँ पर हमारे जीव जंतु रहते हैं उनका प्राकृतिक आवास है, उनको मानव दखल अंदाजी देकर कम करता जा रहा है। दूसरा आपका प्रदूषण जनित समस्या हैं जिनके कारण जो हमारे जीव जंतु हैं उनकी संख्या कम हो रही है। जैसे आपकी पराबैंगनी किरणें, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस प्रभाव जो हैं वो भी जीवों की जो प्राकृतिक आवास हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और जीवों की जो संख्या है उनमें कमी देखी जा रही है।
तीसरा आपका आर्थिक लाभ पाने के लिए भी मानव इन जीवों का अंधाधुंध जीवों की प्रजातियों और पेड़ पौधों का अंधाधुंध जो हैं वो दोहन कर रहा है, जिसके कारण कई प्रजातियां जो हैं संकटापन या संकटग्रस्त हो गई हैं। यानी कुछ प्रजातियों के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। वन्य जीवों का संरक्षण अगर हम करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा, जंगली जंतुओं की रक्षा के लिए जंगलों की रक्षा करना आवश्यक है। तीसरा, वृक्षारोपण करना अति आवश्यक है ताकि जंतुओं को उनका प्राकृतिक आवास मिल सके। नेक्स्ट आपके पास हैं जंगली जानवरों के शरीर से बनी वस्तुओं पर बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे उनकी शिकार में भी कमी आएगी। नेक्स्ट है जंगली जीव शरण स्थल या राष्ट्रीय जीव उद्यान को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। भारत में अगर बात करें तो 89 जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं। 490 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके हमारे देश में है और 13 जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व भारत में हैं। ये आप ज़रूर याद रख लें। नेक्स्ट आपके पास भारत का पहला जैव आरक्षण जो क्षेत्र है वो 1986 में नीलगिरी में बनाया गया था, तमिलनाडु में। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में शुरू किया गया था। 1973 में भारत में बाघों की संख्या मात्र 1827 थी, जो कि 1989 तक आते आते 4334 हो गई हैं जब से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इससे बाघों की संख्या में लगभग 1.5 गुना वृद्धि देखी गई है। जो आपका प्रजनन केंद्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र हैं। उड़ीसा के आपके नंदन कानन में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र हैं और राजस्थान के जयपुर में आपके गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थित हैं। तो ये कुछ प्रजनन केंद्र हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। आगे समुदाय और वन संरक्षण देखें तो इनमें 2 प्रमुख आंदोलन आते हैं। पहला चिपको आंदोलन जो कि 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था और दूसरा अमृता देवी सामुदायिक वन संरक्षण आंदोलन आता है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले की रहने वाली महिला थी, इनके गांव का नाम विश्नोई था और 1731 में एक राजा के आदेश को इन्होंने दरकिनार किया और लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था अमृता देवी ने। नेक्स्ट हम देखें तो वन्य जीवों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या रहे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में हम देखें तो 2 या 2 से अधिक राष्ट्र जो हैं समूह बनाकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रयास करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कहा जाता है और कुछ कानूनी प्रावधान उनके द्वारा जब किए जाते हैं तो 1968 में अफ्रीकन कन्वेंशन बनी, 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन बनी, 1972 में विश्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और एवं रक्षा अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट 2007 में 31 मई 2007 को नीदरलैंड में की जो राजधानी है हैग, वहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बैठक हुई थी और उस पर हस्ताक्षर हुए थे। और नेक्स्ट आपका जो हैं वो हैं राष्ट्रीय प्रयास व नियमन। नेशनल लेवल पे जो प्रयास किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे भारतीय संविधान की धारा 21 के अनुच्छेद 47, 48, 51 ए जी के अंतर्गत भारत में प्राकृतिक संसाधनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के नियम दिए गए हैं। तो ये आप आर्टिकल ज़रूर याद रखें, धारा ज़रूर याद रखें। इसके तहत वन्य जीवों का संरक्षण भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाया गया था 1952 में, ये आप ध्यान रखें। 1972 में वन्य जीवों की सुरक्षा नियमावली बनाई गई। 1980 में वन संरक्षण एक्ट
एवं नियमावली बनाई गई। 1981 में वन संरक्षण कानूनी प्रावधान किए गए। 1991 में वन जीव सुरक्षा अधिनियम नियमावली को संशोधित एक्ट लाया गया और 2002 में जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत राज्य, जिला, प्रखंड, स्थानीय स्तर पर कमेटियों के गठन का प्रावधान तथा स्तर पर राज्य पशु, राज्य पक्षी इत्यादि घोषित करने का प्रावधान 2002 में लाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर बाघ और राष्ट्रीय जानवरों और मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो ध्यान रखें 2002 में जो हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर हैं वो घोषित किए गए थे। इससे पहले कोई राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी नहीं हुआ करते थे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।